Hello dear student, my name is Dr. Alok. I am just starting the class of electrostat और मैं आपको इसके बारे में आज बहुत सारी चीजें समझाऊंगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैट का डील कैसे करते हैं, हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का क्या ओपिनियन है, किस तरीके से हम इस चीज को लेके आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ज की, फिर हम बात करते हैं उसमें लगने वाले लॉ की, और उसके बाद हम बात करते हैं डियर कि उस जो चार्ज हैंडल होंगे वो किस तरीके से होंगे और कौन सी डिवाइस उसे हैंडल करेंगे। तो देखो चार्ज के बारे में जब हम बात करते हैं तो चार्ज इंडिविजुअली जब पड़े होते हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज। उसमें जो लॉज लगते हैं वो कौन कौन से हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के जरिए क्या आएगा, फोर्स, फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डिवाइसेस जिसे डील किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट चार्ज के लिए उसे हम कहते हैं डियर डाइपोल, और बल्क अमाउंट के लिए जो डील किया जाएगा वो क्या है, कैपेसिटर। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमने सबसे पहले इसको डील करने की कोशिश करी, बड़े ध्यान से एक बात को आप समझना तो आपको सारी बातें क्लियर होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या है ये जानेंगे। सबसे पहले हम मतलब जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का। तो इलेक्ट्रोस्टैट मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑन स्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रॉन ऑन स्टैटिक कंडीशन। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ऑन स्टैटिक कंडीशन। अब इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों की गई, इलेक्ट्रॉन है क्या। तो इलेक्ट्रॉन को डील करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का परसेप्शन लेना पड़ा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन है क्या। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ये बात बताई किसने, रदरफोर्ड ने। किसने बताई भैया, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, इस बात को बताया किसने, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का ही एक भाई है जिसका नाम है प्रोटॉन। ये बात किसने बताई, जे थॉमसन ने। इन दोनों ने बताई। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, लेकिन हम कभी भी प्रोटोस्टैट नहीं कहते। हम हमेशा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। हमने कभी भी बात प्रोटोस्टैट नहीं करी। सो द गेम ऑफ दैट कि हमने प्रोटोस्टैट की बात क्यों नहीं करी। देखो प्रोटॉन के बारे में हमें पता है कि ये हमेशा स्टैटिक रहता है, ये इसे कभी भी हम मूव नहीं कराते। तो इसका कैरेक्टर हमेशा क्या रहता है, कंसिस्टेंट। कभी भी इसका कैरेक्टर क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमेशा कैसा है, स्टैटिक। हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो हुआ क्या, हमने बात इलेक्ट्रॉन की करी। इलेक्ट्रॉन के पास कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट है, ये मूव करता है जैसा हमने पढ़ा हुआ है। तो कभी कभी अगर वो रुक गया तो एनालिसिस होगा, रुका क्यों, एनालिसिस होगा वो रुका क्यों। तो अगर कंडीशन हो गई वो रुक गया तो रुका क्यों, पहली बात समझना। वो जो रुका क्यों, उसकी वजह से जो चैप्टर बना उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट। पूरी बात समझिएगा ध्यान से डियर, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जब हमने इसको डील करने की कोशिश करी तो हमें एक बात समझ आता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन रुका क्यों। अब ये बात समझने की हमें जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे रुक क्यों रहा है, और इलेक्ट्रॉन रुका है तो क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रुका तो क्या क्या करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है ये बात आप सभी को पता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है डियर, शहर। क्या होता है, द शहर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप ऐसा कह सकते हो द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस शहर में इलेक्ट्रॉन रुक भी रहा है और उस शहर में इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला पार्ट है
उस जगह पे, जिस पहले पार्ट की हम बात करेंगे, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन किस जगह पे बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट इसे कहते हैं, क्योंकि ये रुका हुआ है। अब रुका हुआ है तो रुकी हुई चीजों पे एनालिसिस की गई। बड़े ध्यान से आप लोग मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले हमने दो पार्टिकल्स लिए, पार्टिकल 1 पॉजिटिव लिखा गया, पार्टिकल 2 नेगेटिव लिखा गया। ये नेचर की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, बट इंडिकेशन के लिए हमने लिखा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो आप सभी को पता है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है डियर, 1.667 10 का पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 का पावर -31 kg। तो अभी हम डिस्कशन यहां पे मास का कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास न्यूटन साहब ने मास को ही डिस्कस किया था। मैंने अभी कहीं पे भी चार्ज की बात नहीं करी, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, इन दोनों के बीच में, अगर ये दोनों बॉडी है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। ये बात क्लियर रखिएगा। तो इन पार्टिकल पे फोर्स की एनालिसिस कूलाम्स करने के लिए आगे बढ़े। कूलाम्स ने न्यूटन के लॉ को रेफरेंस लेके ये एनालिसिस करने की शुरुआत करी कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स है तो वो फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। जैसा कूलाम्स ने कहा, जैसा न्यूटन ने कहा था, कहां पे, ग्रेविटेशन में, कि इनके बीच में फोर्स है तो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, आप सभी को पता है। तो देखा गया तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, आना भी चाहिए था, क्योंकि दोनों के पास मास है। और बड़े लोगों के क्या होते हैं, दुश्मन नहीं होते, बड़े लोगों के क्या होते हैं, फॉलोअर होते हैं। तो मास क्या है, बड़ी चीज है, तो यहाँ पे दुश्मन नहीं होंगे, यहाँ पे इसके क्या होंगे, फॉलोअर होंगे। और फॉलोअर जो होते हैं, जिसके फॉलोअर होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से, मासेस क्या होते हैं, हमेशा दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर हम उसके मास को डील करेंगे, ये बात किसने बताई थी, न्यूटन ने बताई थी कि दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये न्यूटन के हिसाब से ये बात यहां पे आ गई। अब जब अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने के लिए करेंगे क्या, आप सभी लोग देखिएगा। 1 मीटर की दूरी पे इन्हें हमने फिक्स कर दिया। किसने फिक्स कर दिया, उनका नाम था कूलाम। लॉ कौन सा लगा रहे हो, न्यूटन का। लॉ लगाने का एक ही बेस है कि ये दोनों पार्टिकल के पास अपने अपने मास है, इन दोनों पार्टिकल के अपने अपने मास है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने लगा दिया भाई। लगाने के बाद जब इन्होंने डील करने की कोशिश करी तो F बराबर कितना आया, G(m(p)(m)(e)/r², जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। और उसके बाद हमें मिलता है G बराबर कितना, 6.67 10 का पावर -11 इंटू 1.66 10 का पावर -27 इंटू 9.1 10 का पावर -31/1 का स्क्वायर, जैसा कि हमें मिलना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी हम देखते हैं, हमने इस वाले टर्म को, इस वाले को और इस वाले को एक साथ ले लिया। तो हमने लिखा 6.67 इंटू 1.67 into 9.1, and this term will be getting the value 10 का power -69, and the 1 square will be 1,
अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम चीजें आ जाएंगी। तो जब हमने इसकी एनालिसिस स्टार्ट की डियर, तो इसकी वैल्यू आती, मैंने इतने टर्म को मान लिया जस्ट अ पी, तो 10 का पावर -69 न्यूटन, ये एफ आया। ड्यू टू मास, ड्यू टू मास बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आया। प्रॉब्लम ये नहीं थी, आना भी चाहिए था और ये आएगा भी। ये जो हमारे पास आ रहा है ये आना भी चाहिए था और ये आएगा भी, क्योंकि इन दोनों का क्या है, मास। इन दोनों का क्या आपस में मास है। डियर आप समझिएगा ध्यान से, इन दोनों का मास है, तो मास की वजह से हमेशा जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स कैसा है डियर, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। और उसे हमने डील किसके वजह से किया, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन की वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन की वजह से हमने इसे डील किया। अब हुआ क्या एक्चुअल में, आप लोग समझिएगा अब हो क्या रहा है। ये फोर्स जो मिला, इस फोर्स की वैल्यू ये आती है, कितनी आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है कितनी वैल्यू आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो इस रीजन में फोर्स हमें मिल रहा है वो इस कैलकुलेटेड फोर्स से कई गुना ज्यादा है। यह बात किसको पता चली, कूलाम्स को। यह बात किसको पता चली, कूलाम्स को। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। दिस विल बी नोटेटेड बाय कूलाम्स अंडर द लॉ ऑफ न्यूटन। इनके लॉ को लगाने के बाद इन पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में इनके लॉ को लगाने के बाद कूलाम्स को ये वैल्यू मिली, जो कि वैल्यू इस बीच में एक्सपीरियंस फोर्स से बहुत कम थी। क्वेश्चन ये हुआ कि ये फोर्स अगर इतना कम है तो एक्स्ट्रा फोर्स किसने दिया। अभी मास में भाइयों, मास का जो बात है, मास जो है डियर, ये जो मास है, ये मास जो फोर्स दे रहा है उसे कितना दे रहा है। तो एक्सेस फोर्स जो यहां पे कूलाम्स को एक्सपीरियंस हुआ, उसको किसने दिया भाई, मास तो दे नहीं रहा। अब कूलाम्स के दिमाग में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोटॉन है इसको देने वाले का नाम क्या है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को देने वाले का नाम क्या है, रदरफोर्ड। अब इन दोनों ने कुछ तो नहीं बताया होगा ना, जो नहीं बताया उसी की बात की किसने, कूलाम्स ने। कूलाम्स। अब जब कूलाम्स ने सुबह सुबह क्या हुआ, कूलाम्स पहुंचा किसके पास, प्रोटॉन देने वाले के पास और भैया इलेक्ट्रॉन देने वाले के पास पहुंचा। प्रोटॉन देने वाले का नाम क्या है, थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन देने वाले का नाम क्या है, रदरफोर्ड। समझना ध्यान से। सुबह सुबह उनका मूड अच्छा था, इन दोनों के पास पहुंचा कौन, कूलाम्स। अभी दोनों जगह होंगे, सुबह सुबह पहुंचता है, बोलता भाइयों तुम्हारे पार्टिकल के पास कुछ कमी है। अब समझिएगा, जिसकी वजह से ये भाई लोग जाने जाते थे थॉमसन और रदरफोर्ड, उनको जाके बोल दे कि तुम्हारे पार्टिकल के पास कोई कमी है, तो भाई इनकी तो लग गई। इनको चैलेंज करने वाला आ गया, और वो चैलेंज करने वाला का नाम क्या है, कूलाम। क्योंकि उसको जो मिला था शुरू शुरू में, यहां पे जो उसको चाहिए था वो मिला नहीं ना। यहां पे जो फोर्स अवेलेबल है, जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसे, वो कैलकुलेटेड फोर्स से क्या है, बहुत ज्यादा है। और ये पार्टिकल किसके थे, थॉमसन और रदरफोर्ड के। थॉमसन और रदरफोर्ड के, इनके पास गया वो,
कौन? गुलाम गए और जाके पूछे भैया तेरे पार्टिकल के पास कुछ कमी है? तो इन्होंने बोला कि ऐसा है, क्या कमी तू ही बता दे। बोला बताऊंगा तो सही, लेकिन नाम मेरा होगा। सोचो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पार्टिकल थॉमसन और रदरफोर्ड के, कूलम्ब्स ढूंढने क्या पहुंचा था? न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स ढूंढ रहा था। लेकिन जिसकी वजह से वो आया उसका नाम था डियर चार्ज। क्या नाम था? चार्ज। चार्ज के पास भी सेम कैरेक्टर है, जैसे मास है कंजर्व, वैसे चार्ज भी क्या है? कंजर्व। उसने बोला ठीक है। अब चार्ज को इंट्रोड्यूस कौन करता है? चार्ज को इंट्रोड्यूस किसने किया? कूलम्ब्स ने। किसके चार्ज को? इन पार्टिकल के चार्ज को। ये पहला पार्टिकल किसका है? थॉमसन का। और दूसरा पार्टिकल किसका है दिया? रदरफोर्ड का। उसने मोड से मूड बदल दिया। किसका? उसने मोड से, इन दोनों का मोड था कि वी आर जस्ट गेटिंग द समथिंग बेटर। हमने क्या किया जिंदगी में, आप समझिएगा ध्यान से। आप कहते हो आपका नीट नहीं निकलता, आपका जेई नहीं निकलता, मैं नहीं मानता कि नहीं निकलता। अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। सबका निकलता, 22,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख बच्चों का निकलता, आपका भी निकलेगा। लेकिन आपको मोड बदलना पड़ेगा। मोड बदल के आपने अच्छी पढ़ाई करनी है, तरीका बदल लो, आपका निकल जाएगा। कई लोग होते हैं उसी तरीके से लगे रहते बैल की तरह। तो आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलेगा, आपको तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्टली आप काम करेंगे, आपका निकल जाएगा। अब समझिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए, अगर आपने मोड बदला, अब कूलम्ब्स ने मोड कैसे बदला? भाई न्यूटन को चैलेंज करा उसने। न्यूटन का लॉ था ग्रेविटेशन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जिससे वैल्यू आती है हमारे पास P इंटू 10 का पावर -69 बिटवीन द पार्टिकल। और ये वैल्यू बहुत कम है, इट इज वेरी वेरी लेस देन। ये वैल्यू क्या है? बहुत कम है। जो वैल्यू वहां पे अवेलेबल थी उससे बहुत कम था। तो अब कूलम्ब्स ने कहा कि भाई मास के बस की बात नहीं है इसे डील करना। तो उसने ढूंढने की कोशिश करी और ढूंढते ढूंढते वो पहुंचा कहां पे? चार्ज पे। अब जब चार्ज पे पहुंचा तो चार्ज के कैरेक्टर को देखने की कोशिश किया। तो प्रोटॉन का जो चार्ज था वो कैसा था? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो कैसा था डियर? नेगेटिव। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। ये पॉजिटिव नेचर है, दिस इज नॉट अ मैग्नीट्यूड। ये क्या है? पॉजिटिव नेचर है। और ये क्या है? नेगेटिव नेचर है। ये मैग्नीट्यूड नहीं है। नेचर को कंसीडर नहीं करिएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसने जब प्रोटॉन को लिया तो इसका नेचर दिखा पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसका नेचर नेगेटिव। अब हुआ क्या? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब इसने जब इसको स्टार्ट किया, ये हमारा है पॉजिटिव और ये हमारा डियर है नेगेटिव। इसने कई प्रोटोकॉल्स लाए। मेरी बात समझना, कहना है कि ये भाई साहब इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो ये भी तो इस पे लगाएगा, ये वापस से लगाएंगे तो ये भी इसमें लगाएगा, ये वापस से लगाएंगे तो ये भी लगाएगा, ये भी वापस लगाएंगे। तो ये लगाना और लगना चलता रहेगा। ये जिसके जरिए लगा रहे हैं उसका नाम है डियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको थोड़ी देर से डील करेंगे, इसको थोड़ी देर से डील करेंगे। हमें सबसे पहले पता करना है कि ये जो प्रोटॉन का चार्ज था, और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कर क्या रहे? ये दोनों एक्चुअल में कर क्या रहे? तो कर क्या रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। कूलम्ब्स ने कहा कि चार्ज भी कंजर्व होगा, और न्यूटन ने कहा था कि मास भी कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या है?
जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में होगा। ध्यान से सुनिएगा, जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में होगा। चार्ज भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, दोनों का कैरेक्टर सेम है, लेकिन मास की वजह से आने वाला जो फोर्स है डियर वो बहुत कम है फॉर द पार्टिकल। तो हम चार्ज को लगा के देखते हैं कि क्या फोर्स और कम आता है या उतना ही आता है या उससे ज्यादा आता है। तो हुआ क्या, फिर ध्यान से सुनिएगा डियर आप लोग। तो हुआ क्या, कूलम्ब्स ने अपना लॉ दिया। कूलम्ब्स ने जब लॉ दिया तो उसने लॉ दिया सीधे सीधे फोर्स के लिए। उसने दिया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना दिया। यहां जो Q1 है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, यहां जो Q2 है डियर वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा आप पढ़ रहे हैं। R जो है इनके बीच की दूरी है, वो यही दूरी क्यों ली गई अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हमने इनकी दूरियां क्यों नहीं ली, हमने इनकी दूरियां क्यों नहीं ली, हमने इनकी दूरियां क्यों नहीं ली, हमने सीधे सीधे ये दूरी ली। अब ये सारी बातें हम डील करेंगे। पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि हमने पार्टिकल्स के लिए मास का यूज ना करके चार्ज का ही यूज क्यों करा, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसे प्रूव करने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया सुनिएगा सभी लोग, पीछे का जो फोर्स था वो फोर्स कैसा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां का जो फोर्स है उस फोर्स का नाम है डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डियर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई देखिएगा सभी लोग, ये साहब बुला रहे हैं इनको, ये साहब बुला रहे हैं इनको, और ये इतरा रहे हैं यहां जाने से। ध्यान सुनिएगा, जैसे आप अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और कोई आपके बगल में नहीं बैठ के थोड़ी दूर बैठा है और आप चाहते हैं कि वो यहां आए, आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप चाहते हैं कि वो यहां आए, आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप इशारा करेंगे, तो इसने कर दिया इशारा, पहले दूसरों की हेल्प से, फिर खुद बुला लिया कि भाई आ जाओ। लेकिन ये फिर भी नहीं आना चाहते, ये वहीं से पूछ रहे हैं बताओ काम क्या है। तो जब तक ये पूछेंगे और चलेंगे नहीं तब तक ये क्या है, स्टैटिक। तब तक ये क्या है, स्टैटिक। अगर ये चल पड़े तो ये स्टैटिक नहीं रहे। इनका एक जगह बैठे रहना और यहां से बैठे बैठे इनसे क्वेश्चन पूछना इस बात का प्रूफ है, इस बात का प्रूफ है कि ये भाई साहब स्टैटिक है, ये चलेंगे नहीं। तो ये जिसके जरिए बुलाने की कोशिश करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये स्टैटिक है, ये कभी चलेगा नहीं आगे। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इन्होंने बुलाया इन्हें क्योंकि ये चल सकते हैं और ये नहीं चलेगा। लेकिन ये चलेंगे नहीं, पूरे चैप्टर में ही नहीं चलेंगे क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जब बुलाया गया तो इसने बुलाने के लिए किसको भेजा था, फ्लक्स को, और फ्लक्स जाके इसके ऊपर इंपैक्ट करा तो इस पे लगाया क्या, फोर्स। जो फोर्स लगाया वो कैसे लगाया, ध्यान से सुनिएगा। तो जब इसका यूज करा गया तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹। किसके लिए, एयर के लिए। और जो चार्ज की वैल्यू आपने लिखी है वो है 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 अपॉन में 1 का स्क्वायर। सो कंडीशन इज व्हाट, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा अप्रॉक्स करके तो ये 10⁻⁻19 और 10⁻⁻ से कट जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे 9 1.6
10 का पावर -29 न्यूटन। हमें ये दिख रहा है कि ये जो फोर्स है Fe उतनी ही दूरी के लिए 1 मीटर की दूरी के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर 40 टाइम्स ग्रेटर है पार्टिकल्स में। तो Fe इज मोर हाई देन Fg। ये इस बात का प्रूफ है कि हम अगर पार्टिकल को डील करेंगे तो हम चार्ज को डील करेंगे, ना कि मास को। सो हम पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स, पूरी की पूरी हमारे पास मॉडर्न साइंस के अंदर जब तक हम पार्टिकल्स को डील करते हैं, हम मास का डील इन कंपैरिजन टू चार्ज बहुत कम करते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गया होगा कि हमने जो डील करा, हमने डील किसका करा डियर? हमने डील किसका करा? चार्ज का, क्योंकि चार्ज की वजह से आने वाला जो फोर्स है मास की वजह से आने वाले फोर्स से बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अप्रोक्स 10 का पावर 40, और वी कैन से इट विल वेरी फ्रॉम 10 की पावर 38 टू 10 की पावर 40 टाइम्स। दिस इज द रिजल्ट। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये सीबीएसई में भी पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे जेई में भी पूछेंगे, ये क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जाता है, एडवांस में भी। थोड़ी सा टॉपिक इधर उधर वेरी करके क्वेश्चंस को डील कर लिया जाता है। ठीक है सर? हेलो बच्चों, आज जो हमने डिस्कस करना है, ये न्यू टॉपिक है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का टॉपिक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है, और ये क्वेश्चंस हमारे को अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे को क्या करना है, फोर्स की एनालिसिस करनी है इलेक्ट्रोस्टैट में। तो हमने एनालिसिस करने के लिए दो स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर हम पढ़ेंगे या स्क्वायर या रेक्टेंगल के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। जैसा आप देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हर वर्टेक्स के ऊपर सेम चार्ज रखे हैं, सिमिलर चार्ज रखे हैं। वर्टेक्स ए पे Q है प्लस का, और वर्टेक्स बी पे भी प्लस Q है, और वर्टेक्स सी पे भी हमने रख रखा है प्लस Q। आप जैसा देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमें सी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो हम इसे कैसे यहाँ पे एनालाइज करेंगे डियर? सी के ऊपर आने वाला नेट फोर्स क्या होगा, कैसे होगा, हम सारी चीजों के एनालिसिस करते हैं। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तीनों सेम नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे। जैसा आप सभी को पता है कि सेम चीजें एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। ये पार्टिकल इसको रिपेल करेगा, ये पार्टिकल इसको रिपेल करेगा, और इसको भी रिपेल करेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपको पता ही है, 60 डिग्री के एंगल्स होंगे। हर साइड की लेंथ क्या होगी डियर? इक्वल होगी, डी डी सारी इक्वल्स होंगी। हमें नेट फोर्स निकालना है ऑन सी। तो हमने देखा क्या कि ये जो प्लस Q है, इसने इसको रिपेल किया, और रिपल्सन के लिए जो फोर्स रखा उसकी वैल्यू कितनी है, F1, और इसने जो इसको रिपेल किया तो इसकी वैल्यू जितनी रखी, इसने रखी F2। आपको दिख रहा होगा F1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। सिमिलरली F2 भी आएगा कितना, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, ये भी कैसा होगा, रिपल्सिव। पूरी बात समझने की कोशिश करो। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर मैंने F1 को F मान लिया तो F2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास, F। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है कि F1 बराबर 60 है और F2 बराबर 60 है। और यहां पे जब हमने इसकी एनालिसिस करी
तो ये लाइन एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन, हमने एक्स एक्सिस की लाइन ली और वाई एक्सिस की लाइन ली, और वाई एक्सिस की लाइन और एक्स एक्सिस की लाइन में हमने जब सारी चीजें एनालिसिस करने की कोशिश करी तो ये एंगल 60 डिग्री होने का मतलब ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। आप सभी को पता है इस तरफ F1 का कंपोनेंट आएगा कितना, F1 cos 60 डिग्री इस तरफ आएगा, और इस तरफ F2 का कंपोनेंट आएगा F2 cos 60 डिग्री, और इन दोनों का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कितनी लिखी जा सकती है, F1 sin 60 प्लस F2 sin 60। तो आपको ये चीजें दिख रही है, क्या क्या दिख रही है, एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस है F1 cos 60 और F2 cos 60, और वाई एक्सिस पे दो फोर्स है F1 sin 60 और F2 sin 60। दोनों बातें आपको दिख रही है। आपने देखा होगा कि F1 cos 60 फॉरवर्ड है और F2 sin cos 60 जो है बैकवर्ड है, while F1 sin 60 एंड F2 cos sin 60 ये दोनों किस तरफ है, अपवर्ड। तो हमें पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन है कि इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स किधर होगा। तो हमने जब इसकी एनालिसिस करी तो हमारे को क्या मिलता है, Fx इज इक्वल टू F1 cos 60 minus F2 cos 60. Here the magnitude of F1 is equal to magnitude of F2, और दोनों की वैल्यू कितनी है डियर, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। जैसा ही आपको ये दिख रहा है के क्यू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा, और ये सारे मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ कॉस 60 माइनस एफ कॉस 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पार्टिकल आपने यहां पे एनालिसिस के लिए ली थी, इस पे जो नेट फोर्स होगा x में Fx बराबर कितना आएगा, 0। मतलब ये पार्टिकल x एक्सिस में जरा सा भी आगे पीछे नहीं होगा। ये पार्टिकल जो होने की कोशिश करेगा वो किस में होने की कोशिश करेगा, Fy में। तो Fy में कितना वैल्यू आएगी, F1 sin 60 प्लस F2 sin 60, और F1 और F2 दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में या सेम है, आपने इसे क्या मान रखा है, F sin 60 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा डियर, F sin 60। ये दोनों होने का मतलब कितना हो जाएगा डियर, 2F sin 60। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2√3/2 इंटू F। तो मैंने इसको कैंसिल करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3F। अगर मैंने इसको लिखा तो कितना आएगा, √3F, F की जगह K Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। लेकिन ये मैग्नीट्यूड आया किसका, Fy का। ये मैग्नीट्यूड किसका आया, Fy का। लेकिन अभी हमारे पास दो फोर्स थे, एक फोर्स कौन दिखाई दिया, Fx जिसकी वैल्यू 0 है, एक फोर्स कौन सा है, Fy जिसकी वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ F। एक फोर्स कौन सा है, Fx, और दूसरा फोर्स कौन सा है, Fy जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, Fx की वैल्यू है 0 और Fy की वैल्यू कितनी है, √3F। अगर मैं इसे आगे की बात करूंगा तो हमारे पास कैसा आना चाहिए था, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 न्यूटन, और जो फोर्स का एग्जिस्टेंस है वो किस पे है, y एक्सिस पे। इसका मतलब ये कितना होगा, √3F। अब अगर मैं पूछूं कि इस जो पार्टिकल वर्टेक्स C पे रखा था उस पे जो नेट फोर्स होगा F नेट बराबर कितना होगा डियर, √Fy स्क्वायर प्लस Fx स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Fy की वैल्यू आपको पता है √3 टाइम्स ऑफ
एफ का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर होने का मतलब ये टर्म हट गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ एफ का स्क्वायर, इसका मतलब √3 एफ, ये आएगा। लेकिन ये आया मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर आने वाला नेट मैग्नीट्यूड है। लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा था, यहां पे जो नेट फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, वर्टिकली अपवर्ड। किस डायरेक्शन में लगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो जब भी आप पूरा आंसर लिखेंगे तो आप इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, हमारे पे एफ नेट आया, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। ये बात आप देख रहे होंगे। तो इस केस में जो आपने पढ़ा, इस केस में जो फोर्स लगा है वो फोर्स कहां लगा है, टोटली किस तरफ लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो एफसी जो फोर्स लगेगा चार्ज सी पे इन दोनों की वजह से, उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3f, और किस तरफ लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन किया क्या गया, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया गया है, इसी में नेक्स्ट प्रोसेस जब लिया गया, सेम मैग्नीट्यूड रखा गया चार्ज का, सेम स्ट्रक्चर है जैसा आप देख रहे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन पॉइंट ए पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू क्यू है, पॉइंट बी पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू क्यू है। ये भी पॉजिटिव है डियर, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहां पे जो चार्ज है, इस चार्ज की जो वैल्यू है वो क्यू तो है, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव। जैसा आप देख रहे हैं, ये कैसा है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसे यूज करूंगा, ये हमारे पास चार्ज है नेगेटिव क्यू, तो ये और ये दोनों मिलकर इसे अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछले वाले में था, पिछले वाले में क्या था, पॉजिटिव, इस वाले में क्या है, नेगेटिव। अब पिछले वाले में पॉजिटिव को क्या करते थे, रिपेल करते थे, यहां पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बड़े ध्यान सुनिएगा, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा नहीं, ना तो उसमें चला ना इसमें चलेगा। अट्रैक्शन की कैरेक्टर होगी, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कैसे, ए पे रखा हुआ चार्ज सी पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बी पे रखा हुआ चार्ज सी पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो करेगा कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। होगा क्या, मैंने इसके फोर्स को ले लिया नाम F1 और इसके फोर्स को नाम ले लिया F2। सो F1 और F2 फिर से लगेंगे कितनी दूर से, d दूरी से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एंगल कितना डियर, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं ये लाइन फिर से इस लाइन के पैरेलल हुई, ये लाइन फिर से इस लाइन के पैरेलल हुई। अब देखिएगा सभी लोग, डियर ये क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये भी हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे क्या होगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। कैसा कैरेक्टर हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, इसके कंपैरिजन में इक्वल एंड अपोजिट एंगल। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमने देखा F1 कितना होगा, सो द F1 इज इक्वल टू हमारे पे क्या आएगा, F1 बराबर कितना आएगा बच्चों, KQ बाई डी स्क्वायर। वहां पे कैसा था, रिपल्सिव, यहां पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव, यहां पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव। F2 कितना हो जाएगा, KQ बाई डी स्क्वायर, ये भी कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। वो अट्रैक्टिव था अलोंग द CA और ये अट्रैक्टिव है अलोंग द CB। ध्यान सुनिएगा, मेरे ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। वो अट्रैक्टिव किसके अलोंग था, CA के। ये अट्रैक्टिव किसके अलोंग है, CB के। पूरी बात समझिएगा ध्यान से।
अब होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड मैंने f लिया तो इसका भी मैग्नीट्यूड मुझे क्या लेना पड़ेगा, f। अब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये वाली जो एंगल है 60 डिग्री, और अगर ये फोर्स F2 है तो F2 का इस तरफ कितना वैल्यू आएगा, F2 cos 60, और इस तरफ अगर ये F1 है तो इस तरफ कितना आएगा, F1 cos 60, और इन दोनों का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, F2 sin 60, और इसका भी कितना आएगा, F1 sin 60। ये और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो देखिएगा x में आने वाले जो फोर्सेस है वो कैसे हैं, अपोजिट, और y में आने वाले फोर्सेस कैसे, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने लिखा fx इज इक्वल टू, फिर से वही कहानी, F2 cos 60 माइनस F1 cos 60, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि F1 बराबर कितना है, F2, F1 इज इक्वल टू कितना है डियर, F2, और Fy बराबर कितना आएगा, 2f sin 60, बिकॉज F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू f। लेकिन ये किस तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वहां पे कैसा था, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब देखिएगा ध्यान से, फिर से अगर मैं बात करूंगा एफ नेट की, तो एफ नेट बराबर कितना आएगा, अंडर रूट Fy स्क्वायर प्लस Fx स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फिर से किसके बराबर आ जाएगी,